हम्म, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द एंडोजेनस जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ जी प्रोटीन्स सर्व्स टू स्टूमुलेट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी? नहीं, ऐसा नहीं करती है। सिंथेसिस साइक्लिक जीएमपी एज ए सेकंड मैसेंजर? नहीं, साइक्लिक जीएमपी यहाँ नहीं बनता है। सिंथेसिस जीटीपी एज एन एनर्जी सोर्स? सिंथेसिस जीटीपी एज एन एनर्जी सोर्स? नहीं, ये भी नहीं होता है। हाइड्रोलाइज जीटीपी रिटर्निंग द जी प्रोटीन टू ए प्रे स्टिमुलेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी? हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर कि जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है और फिर जी प्रोटीन क्या होती है, जी प्रोटीन टू ए प्रे स्टिमुलेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। हाँ, ये सही है। सबसे पहले क्या होता है कि जो जी प्रोटीन होती है, जैसे मान लो रास प्रोटीन है, रास प्रोटीन स्टार्टिंग में जीडीपी के फॉर्म में होती है तो इसको इनएक्टिव फॉर्म बोलते हैं। फिर इनएक्टिव फॉर्म से रास जीटीपी से क्या होता है, रास जीटीपी के फॉर्म में चेंज हो जाती है जिसको एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जीटीपी जो रेंज जीटीपी फॉर्म होती है वो जीडीपी के फॉर्म में वापस से चेंज की जाती है। तो ऑप्शन इज ए फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ए टिश्यू स्लाइस नॉन डिवाइडिंग सेल was exposed for prolonged time to a chemical. The response of the slice to such chemically gradually reduce. However, if washed and left for some time, the tissue started responding to the same chemical at the same concentration. The reduced response was likely to be due to ऐसा क्यों होता है? इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि एक टिश्यू स्लाइस लेते हैं जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, उसको एक लंबे समय तक हम केमिकल से लंबे समय तक उसको केमिकल देते हैं। फिर रिस्पॉन्स देने पे क्या होता है, वो ग्रेजुअली रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं करता। पहले क्या किया कि एक नॉन डिवाइडिंग सेल ली, उसको लंबे समय तक सिग्नल दिया, फिर क्या देखते हैं कि जब उसको सिग्नल देते तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करना बंद हो जाता है। हाउएवर इफ वॉश्ड एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम, फिर कुछ टाइम तक उसको रख देते हैं, द टिश्यू स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द सेम केमिकल एट द सेम कंसंट्रेशन, द रिड्यूस रिस्पॉन्स वॉज लाइकली टू बी ड्यू टू। क्या होता है कि अगर किसी सेल को हम बहुत ज़्यादा सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल जो होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, फिर वो सेंसेशन नहीं कर पाते। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, दोबारा से सेंसिटाइजेशन हो जाता है और सिग्नल दोबारा से काम करने लगते हैं। इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। जब किसी सेल को बहुत ज़्यादा सिग्नल दिए जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सिग्नल के लिए डिसेंसिटाइज हो जाता है, फिर सिग्नल करना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से सेंसिटाइजेशन करने का काम करता है। ऑप्शन इज़ फोर्थ इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी इनिशिएट्स ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन्होंने क्या कहा कि फॉस्फोलाइपेज सी के एक्टिवेशन के लिए इवेंट्स होती हैं, उनको इवेंट्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा सीक्वेंस नहीं होता है? रिलीज ऑफ इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट फ्रॉम ए फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजिंग इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, ये होता है। रिलीज ऑफ डाईएसिल ग्लिसरॉल फ्रॉम फॉस्फोलिपिड, ये भी होता है। एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज सी, ये भी सही है, प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिवेशन भी होता है। रिलीज ऑफ इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट फ्रॉम ए फॉस्फोलिपिड, 4,5 नहीं होता यहाँ पे, 4,5 नहीं होता है, ये देखो गलत है। इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट नहीं होता है, रिलीज नहीं किया जाता है। रिलीज तो होता है लेकिन 4,5 बिसफॉस्फेट नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, फॉस्फोलिपिड से डाईएसिल ग्लिसरॉल भी क्या होता है, क्या होता है इस प्रोसेस में, अगर देखते हैं तो PiP2 PI
PIP2 क्या होता है आगे, डाई एसिल ग्लिसरॉल, और IP3 में चेंज हो जाता है। ये IP3 का जो रिसेप्टर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन इज ए फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपिड विथ ए सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी। सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी में कौन से लिपिड यूज होता है? फॉस्फोटाइडल, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपिड विथ ए सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी, कौन सा सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी करने का काम करता है? इसमें देखो फॉस्फोटाइडल सेरीन नहीं करता है, फॉस्फोटाइडल सेरीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है। फॉस्फोलाइपेज A2 ये भी क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम नहीं करता है। फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट ये मॉलिक्यूल करता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। ये फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट है, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग में पार्टिसिपेट करता है। इस ऑप्शन में फोर्थ में गलत क्या है कि ये रिलीज नहीं होता है, बस, और पूरा सही है। ए फॉस्फोलिपिड, ठीक, रिलीज नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड में, फिफ्थ में क्या है कि फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट होता है, ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग का काम करता है, और एक भी ना ही फर्स्ट करता है, ना ही सेकेंड करता है, ना ही फोर्थ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, ए एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड विल, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड क्या हो सकता है? इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स इन वेरियस सेल दैट हैव ए रिसेप्टर फॉर द लिगेंड, नहीं। लिगेंड द सेम रिस्पॉन्स इन वेरियस सेल दैट हैव ए रिसेप्टर फॉर द लिगेंड, नहीं। वेरियस सेल के ऊपर अगर कोई सेम रिस्पॉन्स नहीं देता है कभी भी लिगेंड, रिसेप्टर भले ही सेम हो फिर भी सेम टाइप का रिस्पॉन्स देने का काम नहीं करता है। सेकेंड में, इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स बट हैव वेरी डिग्रीज ऑफ वेरियस सेल दैट हैव ए रिसेप्टर फॉर द लिगेंड, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। सेम रिस्पॉन्स देने का काम नहीं करता है, ना वेरी डिग्री में होता है। मे इलिसिट डिफरेंट रिस्पॉन्स इन वेरियस सेल दे हैव ए रिसेप्टर फॉर द लिगेंड, हाँ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कि लिगेंड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है वेरियस सेल के ऊपर, डिफरेंट टाइप की सेल्स के ऊपर सेम लिगेंड बाइंड करता है तो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स ऑल टाइप ऑफ, नहीं, ऑल टाइप बिल्कुल यही गलत हो गया, तो थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखना कि जब कोई भी रिसेप्टर अगर डिफरेंट टाइप की सेल्स के ऊपर होता है, उनके ऊपर अगर कोई लिगेंड आके बाइंड करता है तो सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस आते हैं। ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए सिग्नलिंग रिसेप्टर, कौन सा सिग्नलिंग रिसेप्टर नहीं है? साइटोकाइन रिसेप्टर होता है, कीमोकाइन रिसेप्टर होता है, टी सेल रिसेप्टर होता है, मेनोज रिसेप्टर्स नहीं होते। मेनोज एक शुगर का नाम है, इसके लिए कोई रिसेप्टर्स नहीं होते। 7 इज इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एफिनिटी ऑफ लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन। जब लिगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है तो हाईएस्ट एफिनिटी देखने को मिलती है। क्यों? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिनिटी कहाँ देखने, क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी ऑफ लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, कहाँ पे हाईएस्ट एफिनिटी है लिगेंड और रिसेप्टर में? इंसुलिन रिसेप्टर, नहीं, हाईएस्ट नहीं होती है। लेक्टिन शुगर रिसेप्टर, यहाँ भी नहीं होती। बायोटिन एवाइडिन जो होता है इसमें हाईएस्ट एफिनिटी होती है लिगेंड और रिसेप्टर के बीच में। साइटोकाइन और साइटोकाइन रिसेप्टर के बीच में भी नहीं होती। बायोटिन और एवाइडिन, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर आपके नोट्स में ना हो तो इसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बायोटिन और एवाइडिन जो होता है इनके बीच में हाईएस्ट एफिनिटी होती है लिगेंड और रिसेप्टर के बीच में। ऑप्शन नंबर इज 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मैप काइनेज एक्टिविटी इन ए लिविंग सेल कैन बी एक्साइटेड बाई,
ये भी एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होने की वजह से क्या करते हैं कि मैप काइनेज एक्टिविटी इन ए लिविंग सेल कैन बी असाइड वाई। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट होगा। ना ही CTP का यूज़ करते, ना ही GTP का यूज़ करते, और ना ही P32 नॉन हाइड्रोलाइज एनालॉग ऑफ ATP का यूज़ करते। क्या करते हैं, ATP के फॉस्फोरस 32 का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं उसका भी रीज़न है। जब हम रास मैप पाथवे पढ़ते हैं तो रास मैप पाथवे में फॉस्फोराइलेशन होता है, उस फॉस्फोराइलेशन में ATP का यूज़ करते हैं। तो ATP को क्या कहते हैं, ATP का फॉस्फेट 32 से रेडियो लेबल कर देते हैं। जैसे ही रेडियो लेबल करते हैं तो जिस जगह पे फॉस्फोराइलेशन होता है वहाँ पे फॉस्फेट जाके बाइंड हो जाता है। जैसे ही बाइंड हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे ATP लग रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 10। ए टिश्यू वॉज रिस्पॉन्डिंग व्हेन treated with a chemical for a brief period, however then the treatment was continued for a longer time, the response stopped। ये भी क्वेश्चन सेम है जैसे ऊपर था कि कोई टिश्यू है उसको ट्रीटेड किया केमिकल से लंबे समय तक, हाउएवर व्हेन द ट्रीटमेंट वाज कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम, जब हम लंबे समय तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट देते हैं द रिस्पॉन्स स्टॉप, क्या होता है, रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। आफ्टर वॉशिंग एंड लीविंग टू सम टाइम, हम उसको वॉश कर देते हैं और कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, द टिश्यू स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द सेम केमिकल एट द सेम डोज, द रीजन फॉर इट्स रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स इज लाइकली टू बी ड्यू टू। ये इसका भी आंसर क्या होगा कि फोर्थ करेक्ट होगा, डिसेंसिटाइजेशन रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर ऑन ट्रीटेड सेल्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। क्या होता है, अभी हमने बताया कि कोई सेल होती है, अगर किसी सेल को बार बार अगर हम सिग्नल देते हैं तो वो क्या करता है कि सिग्नल के लिए क्या होता है, रेगुलेट नहीं कर, सिग्नल के लिए डिसेंसिटाइज हो जाता है। और जब सिग्नल के लिए डिसेंसिटाइज हो जाता है फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो फिर अपने आप से वो सिग्नल को रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। 10 का फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आगे दिए क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट इन द सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेटेड बाई रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट इन द सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेटेड बाई रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के द्वारा क्या करते हैं, तो देखिए एडिनाइल साइक्लेज, जेनस काइनेज, ऑटोफॉस्फोराइलेटिंग रिसेप्टर, रास एक्टिवेटिंग प्रोटीन। इसके लिए ऑप्शन जो होता है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट इन द सिग्नल पाथवे स्टिमुलेटेड बाय रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को कौन स्टिमुलेट करता है, क्या होता है, एडिना जेनस काइनेज को देखो सेकेंड ऑप्शन, ये तो NRTK का पाथवे है, रास मैप का नहीं है, रास मैप में नहीं आता है, RTK का नहीं है, सॉरी ये RTK में नहीं NRTK में आता है, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑटोफॉस्फोराइलेटिक रिसेप्टर नहीं, रास एक्टिवेटिंग प्रोटीन, हाँ ये फोर्थ वाला करेक्ट हो सकता है। एडिनाइल साइक्लेज भी हो सकता है। देखिए इन दोनों में अगर हम करेक्ट देखें तो फोर्थ आंसर ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रिसेप्टर में होती है, और जब रिसेप्टर में होती है तो रिसेप्टर से उसके जस्ट बाद क्या होती है, रास प्रोटीन को एक्टिवेट किया जाता है। रास प्रोटीन स्टार्टिंग में क्या होती है, GDP के साथ बाइंड होती है, और जब GDP के साथ बाइंड होती है तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। फिर रिसेप्टर से क्या होता है कि रास GDP को टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रास GDP को रास GTP में चेंज कर देती है, फिर एक्टिवेट हो जाता है। फिर रास GTP क्या करती है, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करने का काम करती है। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रास एक्टिवेटिंग प्रोटीन होती है, रास को एक्टिवेट करती है। तो फर्स्ट इज अनकरेक्ट आंसर, आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट। 11 का 4 करेक्ट। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, द सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोजेनिक स्टिमुलेशन बाई EGF एंड डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स बाई एस्टिलकोलिन आर। एस्टिलकोलिन के लिए मसल सेल्स में एस्टिलकोलिन के लिए रिसेप्टर का डीपोलराइजेशन होता है। तो उसने कहा कि द सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोजेनिक स्टिमुलेशन बाई EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के द्वारा माइटोजेनिक स्टिमुलेशन होता है, एंड
डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स बाय एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन के द्वारा मसल सेल स्केलेटल मसल्स में मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है। तो इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है? सिमिलरिटीज़ को अगर देखना है तो देखिए, इसेंशियल अर्ली स्टेप एन आयन फ्लक्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। नहीं, ये नहीं होता। अर्ली स्टेप में क्या होता है, आयन का इन्फ्लक्स नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे। लाइगेंड मीडिएटेड कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर ऑफ रिस्पॉन्डिंग सेल। हाँ, ये सही हो सकता है, क्योंकि दोनों की सेल जो होती है रिस्पॉन्डिंग होती हैं। रिस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि ईजीएफ जो होता है अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एसिटिलकोलिन अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, और जैसे ही वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं तो उनमें रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। सेकंड करेक्ट है। और आगे देखते हैं, अकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट लाइगेंड और स्टिमुलेशन। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लिगेंड जब रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा, ईजीएफ अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, एसिटिलकोलिन अपने रिसेप्टर के बाइंड होगा, तभी तो रिस्पॉन्स आएगा। इंडिपेंडेंटली तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मेनली डिपेंडेंट ऑन रेगुलेटरी आरएनए बाइंडिंग सीक्वेंस। अरे ये क्या है, ये तो फालतू की चीज़ है। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल सिग्नलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए टाइपिकल सिग्नलिंग रिसेप्टर। कौन सा टाइपिकली सिग्नल रिसेप्टर है? टाइपिकल का मतलब इनकरेक्ट, मतलब साइटोकाइन रिसेप्टर भी होता है, टी सेल रिसेप्टर भी होता है, कीमोकाइन रिसेप्टर, मेनोज रिसेप्टर नहीं होता। 13 का 4 इज करेक्ट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्होंने ए टाइपिकल क्वेश्चन पूछा। ए टाइपिकल मतलब नहीं है। ए टाइपिकल, अगर टाइपिकल पूछा जाता तो तीनों हो जाते, लेकिन ए मतलब नॉट, मतलब ए टाइपिकल सिग्नल रिसेप्टर नहीं है, मेनोज रिसेप्टर। ओके, 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का देखिए, ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द प्रोटीन काइनेज ए पाथवे। सभी को छोड़ के कौन सा ट्रू है प्रोटीन काइनेज ए पाथवे के लिए? प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट प्रोटीन्स एट सेरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट प्रोटीन एट टायरोसिन रेशियो। नेक्स्ट है पीके इज एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक एएमपी। नेक्स्ट है प्रोटीन काइनेज ए इज एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ इपिनेफ्रिन टू ए ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर विदाउट एंजाइम एक्टिविटी। अब इसमें हमें ऑल एक्सेप्ट पूछना है, मतलब सभी सही हैं, इनकरेक्ट कौन सा है ये देखना है। ऑल एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सब में से इनकरेक्ट कौन सा निकालना है। तो देखिए, पीके फॉस्फोराइलेट प्रोटीन और सेरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू एकदम करेक्ट। प्रोटीन काइनेज ए जो होता है वो सेरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन करता है। सेकंड, पीके फॉस्फोराइलेट प्रोटीन एट टायरोसिन रेसिड्यू। नहीं, टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन नहीं करता, ये सेरीन और थ्रियोनिन पे करता है। आगे देखिए, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक एएमपी। करेक्ट, साइक्लिक एएमपी होता है, साइक्लिक एएमपी ही प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है। फोर्थ, पीके इज एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ इपिनेफ्रिन टू ए ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर विदाउट एंजाइम एक्टिविटी। हाँ, ये भी सही है, बिना एंजाइमेटिक एक्टिविटी के काम करता है ये, एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। 4th आंसर इज करेक्ट। 4th आंसर भी करेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड आंसर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन आर एक्टिव इन जीटीपी बाउंड फॉर्म। बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स कन्वर्ट द जीटीपी बाउंड फ्रॉम टू जीडीपी बाउंड फॉर्म। इनका कहने का मतलब है जीटीपी को जीडीपी में चेंज करने का काम कौन करता है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जीटीपीज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड डिसोसिएशन इनहिबिटर, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड डिसोसिएशन फैक्टर। क्वेश्चन में क्या है कि जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन आर एक्टिव इन जीटीपी बाउंड फॉर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कन्वर्ट द जीटीपी बाउंड फॉर्म टू जीडीपी बाउंड फॉर्म। मतलब जीटीपी को
जीडीपी में कौन का चेंज करने का काम करता है? जीटीपी को जीडीपी में चेंज करने का कौन काम करता है? तो याद रखना कि जीटीपी को जीडीपी में चेंज करने का काम करता है जीटीपीएज एक्टिविटी, इसको बोलते हैं जीएपी। जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो होती है वो जीटीपी को जीडीपी में चेंज करने का काम करती है। जीटीपी को जीडीपी में चेंज करने का काम करती है जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है वो जीडीपी को जीटीपी में चेंज करने का काम करता है। और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड डिसोसिएशन इनहिबिटर ये कुछ होता ही नहीं है। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड डिसोसिएशन फैक्टर भी कुछ नहीं होता है। तो याद रखना जीटीपी को अब जीडीपी में चेंज किया जाए, मतलब जीटीपी को जीडीपी में चेंज किया जाए, मतलब एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में लाया जाए, तो जीटीपीएज एक्टिविटी काम करती है। और जब जीडीपी से इनएक्टिव फॉर्म से जीटीपी एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाता है तो वहाँ पे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर काम करता है। तो ऑप्शन इज ए सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए सेकेंडरी मैसेंजर? किसी सेकेंडरी मैसेंजर का काम कौन नहीं करता है? सेकेंडरी मैसेंजर काम कौन नहीं करता है? तो देखिए साइक्लिक एएमपी करता है, कैल्शियम आयन करता है, IP3 करता है, ATP कभी भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम नहीं करता। IP3 कैल्शियम आयन चैनल को काम करता है, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने का काम करता है, और कैल्शियम आयन डाईएसिल ग्लिसरॉल के साथ बाइंड होकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या जीन रेगुलेशन करने का काम करता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब सेकेंड ही करेक्ट है। ओके, मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो ATP इज ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ ए हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन? जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है उसकी अब अल्फा सब यूनिट कभी ऑफ होती है कभी ऑन होती है। ये ऑन ऑफ करने का काम कौन करता है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टर्न ऑन हो तो हमें पता है कि टर्न ऑन होगा तो बाइंड होगी जीटीपी, और जब टर्न ऑफ होता है तो क्या होता है कि जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होकर जीडीपी में चेंज हो जाता है। जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होकर क्या होता है जीडीपी में चेंज हो जाता है। तो देखो टर्न ऑन है बाइंडिंग टू जीडीपी, नहीं जीटीपी होना चाहिए, बाइंडिंग टू जीटीपी, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन गए। एक्सचेंज ऑफ बाउंड जीटीपी विथ जीडीपी या हाइड्रोलिसिस ऑफ बाउंड जीटीपी, कभी भी जीटीपी में एक्सचेंज नहीं होता है। ये बाइंडिंग टू जीटीपी के बाद हाइड्रोलिसिस बाउंड जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के लिए कौन सा टाइप नहीं है? GQ होता है, G अल्फा एस होता है, GI होता है, GP नहीं होता। इट इज़ ए इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट है वही सही है, ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। G अल्फा Q भी होता है, G अल्फा S भी होता है, G अल्फा I, हम G अल्फा I को पर्टोसिस टॉक्सिन में देखने का काम करते हैं। G अल्फा S तो कई जगह होता है, विब्रियो कोलेरी में भी होता है, G अल्फा Q भी होता है, लेकिन G अल्फा P नहीं होता है। और जब G अल्फा P नहीं होता है तो इनकरेक्ट पूछा, तो फोर्थ इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, एक को लेबल किया एसर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, एसर्शन ए माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस MAPK आर एक्टिवेटेड बाई अपस्ट्रीम माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज MAPK। बिल्कुल सही, एसर्शन तो सही है। एसर्शन में क्या है कि सबसे पहले होता है MAPKK, और MAPKK क्या करता है कि MAPKK को एक्टिवेट करता है, और KK फिर ओनली K को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये तो सही है। रीज़न क्या है?
द एक्टिवेटेड MAPK आर इनएक्टिवेटेड बाई माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज फॉस्फेटेज। यही गलत है, इनएक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट नहीं करता है, तो रीज़न तो गलत हुआ। तो देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, इनकरेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू गलत, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन थर्ड नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट मतलब क्या है कि द एक्टिवेटेड, रुको द एक्टिवेटेड MAPK आर इनएक्टिवेटेड बाई माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज फॉस्फेट, हाँ फॉस्फेटेज है ना, तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा, और जब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल सही, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कि इनएक्टिवेट करने की प्रोसेस दी गई है, वहाँ पे सीधी प्रोसेस दी गई है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कि ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन ए जो है, ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनएक्टिवेट करने का प्रोसेस लिखा है रीजंस में। तो सेकेंड इज ए करेक्ट आंसर। ओके, 25 के बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द प्रोटीन काइनेज ए पाथवे। प्रोटीन काइनेज ए पाथवे के लिए क्या सही है? देखिए क्या है कि पीके फॉस्फोरेट सेरिन और थ्रियोनिन बिल्कुल सही, पीके फॉस्फोराइलेट प्रोटीन एट टायरोसिन रेस्ट, नहीं टायरोसिन पे नहीं, सेरिन थ्रियोनिन पे ही करता है। पीके इज एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक एमपी, करेक्ट। पीके इज एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ इपिनेफ्रिन टू ए ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर विदाउट एंजाइम एक्टिविटी, ये भी सही है। सेकेंड आंसर इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो फोर्थ सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ने ये वाला तो हमने कर ही लिया है, दोबारा से आ गया। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये प्लांट का क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो आगे एक्सप्लेन करके दे देंगे, छोड़िए इसको। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 ये देखिए, ह्यूमन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर, ह्यूमन के जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है उनमें कौन सा रिसेप्टर होता है? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, एफसी रिसेप्टर। आंसर इज ए, सेकेंड इज करेक्ट। जो हमारा ऑल्फैक्शन रिसेप्टर होता है, नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, उसमें GPCR काम करता है। आँखों में रोडॉप्सिन होता है, वहाँ भी GPCR होता है। टंग में टेस्ट बड होती हैं, वहाँ पे भी GPCR होता है। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है नाक के अंदर, उसमें भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काम करता है। तो 17 का 2 आंसर इज करेक्ट आंसर। 18 को देखिए, 18 एक्सप्लेन करने कैलकुलेशन वाला है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो 18 का आंसर हम ग्रुप में भेज देंगे। ओके, तो इसको लिखना पड़ेगा, लिखने का भी मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो 19 को देखिए, हेयर सेल्स इन द इनर ईयर एक्ट एज रिसेप्टर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्विज। क्या है कि हेयर सेल में क्या होता है, हेयर सेल इन द इनर ईयर के अंदर हेयर सेल है, एक्ट ए रिसेप्टर, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्विज। 19 का देखिए, ये टेम्परेचर के लिए काम करते हैं, नहीं। इनर ईयर केमिकल के लिए काम नहीं करता, ओरिएंटेशन के मैकेनिकल का काम करता है। जो हेयर सेल्स होते हैं इनर ईयर के अंदर, इनर ईयर में हेयर सेल्स होते हैं, वो मैकेनिकल की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे ही कान के अंदर जाता है, कान के अंदर जाने के बाद सिग्नल वाइब्रेशन होता है उसके अंदर, जब वाइब्रेशन होता है तो मैकेनिकल सिग्नल होता है, वाइब्रेशन होने पर हमें सुनाई देने का काम करता है, तो इसका मैकेनिकल सही है, वाइब्रेट करता है। 19 के बाद 21 देखिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन हॉर्मोन्स दैट हैव intracellular receptor and those that have cell membrane receptor is that the former is usually charged नहीं होता, हाइड्रोफिलिक नहीं होता, ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, 21 का 4। 22 ये भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो इसको हम ग्रुप में भेज देंगे, यहाँ लिख नहीं सकते। 23 का देखिए, विच पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड मोस्ट कॉमनली इज सिग्नल ट्रांसडक्शन, नाइट्रोसाइलेशन,
कार्बोनाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन। सेकंड रीजन करेक्ट करना, फॉस्फोराइलेशन होता है। जितने भी मोस्टली हम पाथवे पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन में मोस्टली हम फॉस्फोराइलेशन ही देखते हैं कि जितने भी पाथवे होते हैं मोस्टली हर एक फैक्टर का देखो क्या मोस्टली फॉस्फोराइलेशन ही होता है। सेरीन थ्रियोनिन फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी होती है, कहीं टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, कहीं सीरियोनिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी होती है, कहीं टायरोसिन हिस्टोरिन काइनेज एक्टिविटी होती है। काइनेज एक्टिविटी है वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, तो जहाँ जहाँ फॉस्फोराइलेशन इज ए करेक्ट आंसर। 23 क्वेश्चन नंबर 1, द इंसुलिन रिसेप्टर फंक्शन एज रिसेप्टर विथ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन। द इंसुलिन रिसेप्टर फंक्शन एज ए रिसेप्टर विथ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन। ये है जीपीसीआर, ठीक है, इसको बोलेंगे जीपीसीआर। 7 टाइम्स मेम्ब्रेन होता है जीपीसीआर। न्यूक्लियर प्रोटीन दैट एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, नहीं। रिसेप्टर ग्वानाइल साइक्लिंग टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है ये आरटीके के ऊपर बाइंड होता है, और आरटीके में क्या होता है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, और जीपीसीआर होता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, नहीं, न्यूक्लियस में नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसका इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, इंसुलिन एक पोलार मॉलिक्यूल है, तो उसका जो रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियर प्रोटीन, नहीं, क्योंकि नॉन पोलार होना चाहिए, सेकंड गलत। जीपीसीआर पे बाइंड नहीं होता है, फर्स्ट ही गलत। रिसेप्टर ग्वानाइल साइक्लेज, नहीं। टायरोसिन काइनेज, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक हो गया है। मोस्टली सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, सब कुछ लिखा के दिया। अगर कोई भी टॉपिक नहीं लिखा होता है, कोई भी स्टेटमेंट, तो अपने कॉपी में ऊपर से मेंशन कर लें। ओके, ये डीबीटी अब सीएसआईआर के साथ डीबीटी का भी सिलेबस मर्ज हो गया है, तो ये सारे क्वेश्चन डीबीटी के हैं। ओके, थैंक यू सो मच।